यूनाइटेड नेशंस दिव्यांग दिवस है। ये दिवस को हम पूरी दुनिया में इसलिए पालित करते हैं कि दिव्यांगों का हर विषय में हमारे समाज को जागृत करें, उनकी असुविधाएं को समझें। अगर आप माने तो आंकड़ों के सिलसिले में हमारे भारत में आप जिस पे विश्वास करना चाहते कर सकते हैं। कोई बोलते हैं 2.5 करोड़ है, कोई बोलते हैं 18 करोड़ है, क्योंकि आप जब दिव्यांग बोलते हैं मानसिक बीमारियां भी दिव्यांग में आता है। तो 125 करोड़ भारतीयों में करीब 18 करोड़ हैं जो दिव्यांग हैं। ये बहुत बड़ा तादाद है। समाज का हमारा जिम्मेदारी है कि सिर्फ उस परिवार का नहीं, सभी को इसके बारे में सजग होना है और उन्हें हमारे साथ समाज में आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने सन 2018 को ईयर ऑफ द डिसेबल्ड सोल्जर ऑन ड्यूटी भी बना रहा है, जो आज हम पालित कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत गौरव और गर्व का विषय है कि हमारे बीच में आज 2 ऐसे आर्मी जवान हैं। एक हैं रिटायर्ड सूबेदार क्लार्क VSR गुप्ता, एक हैं सर्विंग आर्मी सोल्जर लांस नायक सजीब हुसैन, जो दोनों जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद से भिड़ते हुए सजीब हुसैन जी ने माइन ब्लास्ट में अपना पैर खोया है। VSR गुप्ता जी का जो ट्रक था एक IED ब्लास्ट में, उनका ड्राइवर जो था, जो आतंकवादियों से मिला हुआ था, पूरा बस को IED में उड़ा दिया गया, खाई में गिर गया था। एंड उन 42 में इंजर्ड होकर सिर्फ VSR गुप्ता जी बच पाए। जहां तक शहीदों की बात करते हैं, सब याद करते हैं कि देश के लिए शहीद हो गया, परिवार को भी देखा जाता है। आपको आंकड़ों के तौर पे अगर बताऊं, कारगिल में करीब 524 जवान इस देश के शहीद हुए थे, बट कम से कम 1400 जवान डिसेबल्ड हुए थे। समाज में आप हमेशा याद रखिए, जो देश जवानों का आंसू, उसके परिवार का आंसू की कीमत नहीं देता, वो देश आज़ादी का हकदार नहीं हो सकता। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जवान हमारे ही गांव के, हमारे ही देश के, हमारे ही परिवारों के हैं। इनका दुख दर्द को समझें, न सिर्फ इनका सम्मान करें, इनको सही मायने में हम मदद करें। अब मैं आपके सामने एक विशेष व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ये है भूतपूर्व नेवी के कैप्टन दिलीप दोंडे, आमची महाराष्ट्र। कैप्टन दिलीप दोंडे सर मेरे बहुत खुशकिस्मत है, इनका साथ में अंडमान में भी सर्व किया हूँ। क्लियरेंस डाइवर है। आप जो कमांडो देखते हैं तो सर एक्चुअली पेशे में कमांडो है। ये अपने शौक से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आई थिंक अंडमान में हम थे 2006 सुनामी के जस्ट 2 साल बाद, हम जब हेडक्वार्टर में थे, सर ने ये ठान लिया कि अब मैं सेलिंग करूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा सेलिंग बनूंगा। उनका स्पेशलिटी डाइविंग का है, पानी में गोताखोरी, स्पेशल ऑपरेशन, एनिमी को उड़ाना। तब से इन्होंने अपना जर्नी चालू किया सेलिंग करने का, और ये पहले भारतीय हैं जो पूरे विश्व में अकेले एक सेलिंग बोट में भ्रमण किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने इन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है। इन्हें यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैग्रेगर मेडल से नवाजा है। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको दिया गया है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इन्हें मैरीटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आप लोग शायद न्यूज में देखे होंगे, 4 नेवी के लेडी ऑफिसर्स दुनिया पूरा घूम के आए हैं। ये उनके ट्रेनर थे 8 महीने के लिए। इनके देखरेख में, इनके ट्रेनिंग में वो चारों लेडी ऑफिसर्स 27 साल नेवी में गुजारे, पर मेरे पे किसी ने कोई गोली नहीं चलाई, और पर मैंने कुछ और कर लिया सेलिंग। तो उसके बारे में मैं आपको ज़रा एक कहानी बताऊंगा। मैं, जैसे ओझा साहब ने बताया, मैं 2006 में अंडमान में हम साथ थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। काम था गोताखोरी करना, वहाँ पे बड़े अच्छे डाइविंग साइट्स हैं। उसका चालू है, ऐसे लगा कि कुछ और करना चाहिए, और फिर
नेवी ने अपॉर्चुनिटी दी. Passed away 2 weeks back. He retired at the age of 91. He was CNC here in 1983. तो ये इनका आइडिया था इनिशियली कि ऐसे कुछ करना चाहिए भारत में किसी ने. नेक्स्ट. तो मुझे शुरू में तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में और फिर पता चला कि जो सर्कमनेविगेशन बोलते हैं उसके लिए कोई कंडीशंस हैं कि बेसिक कंडिशन ये है कि आप ज्या बंदरात तुम्ही निघता त्याच बंदरात तुम्हाला परत यायला लागतं, कारण पृथ्वी गोल असते आणि you should not go through any canals or straits, so you should not go through Panama Canal or Suez Canal and all. So various conditions, I won't go too much into that. Can we have the route? So with these conditions, there is only one possible route. And I also got to know some statistics that there are very few people in the world who have done it. No Indian had done it before. करीब 5000 लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, करीब 600 लोग अवकाश में जा चुके हैं, पर सोलो सर्कमनेविगेशन करने वाले उस वक्त कुछ 170 लोग थे, अभी कुछ 200-250 के करीब है. तो कई ज़्यादा लोगों ने ऐसे सेलिंग की नहीं है कभी. और एक कंडीशन एडमिरल आउटी ने डाली हमारे लिए कि ये बोट जो है वो इंडिया में बननी चाहिए. अभी हमने कभी ऐसी बोट इंडिया में बनती हुई देखी नहीं थी. तो गोवा में एक छोटी कंपनी है एक्वेरियस फाइबर ग्लास, उनके मालिक जो है रत्नाकर दांडेकर, उन्होंने बोला कि वो बनाएंगे ऐसी बोट, और ऐसे करके हमने ये बोट बनाई. एक लकड़ी का ढांचा बनाया उसको फाइबर ग्लास से कवर किया. और कैन यू शो द स्लाइड थोड़ा. तो ये बोट जो बनी 17 मीटर लंबी, 56 फीट, और काफ़ी बड़ी बोट है. एंड ये जो सेल है इसका, ये करीब 25 मीटर पानी से ऊपर है. सेल का एरिया ऑलमोस्ट 98 स्क्वायर मीटर है. तो हम लोग जो बैठे हैं इस पूरे एरिया को कवर करके और बचेगा सेल, इतना बड़ा सेल है. और इसका वजन करीब 100 किलो है. उसको ऊपर चढ़ाना होता है 8 मीटर 25 मीटर यानी करीब 8 स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट पर, और वो सब मैन्युअली करना पड़ता है अकेले को. सो ये सेल बोट बनाई और फिर उसको सेल करना शुरू किया. मुझे ट्रेन करने के लिए कोई नहीं था इस कंट्री में, बिकॉज किसी ने पहले अभी ये किया नहीं था. आधी कोणी केलंच नव्हतं असं काही, तर त्यामुळे शिकवायला कोणीच नव्हतं, त्यामुळे स्वतःलाच शिकत राहायला लागलं. एंड तो एक ट्रिप मॉरिशस का किया, एक ट्रिप कोलंबो का किया, एंड देन 19 अगस्त 2009 को आई स्टार्टेड माई सर्कमनेविगेशन फ्रॉम बॉम्बे. यू कैन सी एडमिरल आउटी, ही वॉज देयर टू सी मी ऑफ, एंड yes, he has been the inspiration for this whole trip. So first leg was मुंबई टू फ्रीमैंटल. पहला बॉम्बे से निकला सीधा ऑस्ट्रेलिया. ये जो आप मेरा ट्रैक देख रहे हैं ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक है. इसका कारण ये है कि जो बोट हवा के रुख से चलती है, वारा जसा येतो तशी बोट चालते. सो दॅट इज वाय वारा जर वेडा वाकडा यायला लागेल तर तुमची बोट पण वेडी वाकडी जाते. यू कॅन्ट गो इन वन स्ट्रेट लाईन. सो दॅट इज द बिग चॅलेंज. असं करत वी हॅड आवर सेट ऑफ प्रॉब्लेम्स. शी वॉज अ न्यू बोट and we reached Australia. Small little things. Can you go back to the last slide? जेव्हा तुम्ही बोटीवर एकटे असता बऱ्याच वेळासाठी, तर एक काही बोट की जो आवाज़ें होती हैं उसकी आदत पड़ जाती है आपको, और उसके बजाय जब कोई आवाज़ आती है तो ऐसे लगता है कुछ टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई. ऐसे एक दिन मैं खाना बना रहा था शाम को, और बाहर से ज़ोर से आवाज़ आई. अब मुझे लगा कुछ टूट गया है बोट पे. बाहर जाके देखा तो ये पंछी बैठा हुआ था बोट पे. रात को हवा तेज चलने लगी और बोट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगी. तो मैं बाहर आके बोट को संभालने की कोशिश कर रहा था. बारिश हो रही थी, ठंड बिल्कुल, और वो पंछी अंदर चला गया बोट के, और आराम से शांति से अंदर गर्म था, सब कुछ ड्राई था, वहाँ बैठा हुआ था. सो पता नहीं जानबूझ के आया था या नहीं. और दूसरे दिन उसको उठा के बाहर निकाल दिया एंड चलते रहे. सो ऐसी कंपनी मिलती है बोट में
इंसान कंपनी के लिए नहीं होता, पर ऐसी कंपनी काफ़ी मिल जाती है और जो बढ़िया होती है। एक दिन लास्ट स्लाइड, एक दिन सुबह कॉफ़ी पीने के लिए मैं बाहर निकला तो देखा पीछे से, इंद्रजीत कैन वी हैव द लास्ट स्लाइड प्लीज, पूरा वेल का फैमिली बोट के आसपास था। उनके बच्चे भी मेरे बोट से बड़े थे और बिल्कुल पास आ रहे थे और बस देख रहे थे बोट को। तो थोड़ी देर बाद ये आधा घंटा देखे फॉलोइंग मी, उसके बाद वो अपने रास्ते पे चल दिए, मैं अपने रास्ते पे चल दिया। अगला पड़ाव था फ्रॉम फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड इन द सदर्न ओशन। ये जो एरिया है समुंदर का, ये सबसे ख़राब माना जाता है। यहाँ पे कोई हवा काफ़ी तेज़ चलती है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। मैंने करीब 50-60 नॉटिकल माइल्स यानी 100-120 किलोमीटर पर आवर की विंड से की जोरी से हवा देखी है और लहरें करीब 8-9 मीटर ऊंची लहरें आती हैं। 9 मीटर्स म्हणजे इट्स लाईक 3 मजल्याच्या बिल्डिंग एवढी उंच लाटा तुमच्या बोटीवर येत राहतात दर काही सेकंदानी, आणि यू हैव टू कंटिन्यू सेलिंग विद दैट। ऐसे इसमें मेरा स्टीयरिंग टूट गया और जब ऐसे होता है तो अपने आप ही रिपेयर करना पड़ता है और कोई होता नहीं हेल्प के लिए। सो ऐसे कर करके मैं फाइनली, ये सेल भी एक बड़ा सेल जो फट गया था, एंड ऐसे करके मैं फाइनली न्यूजीलैंड पहुंचा। ये सबसे साउथ एंड है न्यूजीलैंड का। आजकल न्यूज़ में था कई सारे वेल्स इस आइलैंड पे जाके मर चुके थे, पायलट वेल्स, तो तब उसकी याद आ रही थी। एंड देन कोई अच्छे दिन भी होते हैं समुंदर में, जैसे आपको वेल्स की पिक्चर दिखाई, जैसे एक दिन ये सील का बच्चा मेरा पीछा करने लगा और वो जैसे कि कोई रास्ते पे कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है, आपका पता नहीं किस लिए, वैसे ही ये सील का बच्चा मेरे बोट के पीछे दौड़ रहा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ऐसे अच्छे दिन भी होते हैं। तो जब खराब दिन होते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ कहाँ फंस गए, ये कभी नहीं करना है और ज़िंदगी में फिर से कभी सेलिंग नहीं करनी है। पर एक दिन अच्छा ऐसे आता है और फिर आप सोचते हो कि बस यही करना है, अभी वापस ही नहीं जाना मुझे ज़मीन पे, क्योंकि ये जो कंपनी है सील्स की, वेल्स की, बर्ड्स की, ये सब अच्छी रहती है आपके लिए। ये टिपिकल न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, उनका वेलकम होता है। ये माओरी डांस, हाका डांस बोलते हैं इसको। सो वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया मुझे। एंड जब मैं निकला था यहाँ से 19 तारीख को, एडमिरल सुरेश मेहता हमारे नेवी के चीफ थे। जब तक मैं न्यूजीलैंड पहुँचा वो नेवी से रिटायर हो चुके थे और न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर बन गए थे। तो वो फिर से वहाँ पे मुझे मिले और उन्होंने फिर से मुझे फ्लैग ऑफ किया। तो एक ही ट्रिप पे एक ही आदमी ने मुझे 2 बार फ्लैग ऑफ किया इन डिफरेंट रोल्स। न्यूजीलैंड से निकला 12 दिसंबर 2009 को। एग्जैक्टली 1 साल पहले हमने इस बोट को 12 दिसंबर को पानी में डाला था और 1 साल में ये बोट दुनिया के दूसरे एंड में थी। न्यूजीलैंड इज ऑलमोस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। आई स्टार्टेड माई लेग ऑफ द पैसिफिक ओशन, रिमोटेस्ट लेग, नो लैंड इन बिटवीन एट ऑल, नो आइलैंड, फॉर अबाउट couple of thousand miles. There is a point, वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको पॉइंट नीमो बोलते हैं, जो दुनिया की किसी भी ज़मीन से सबसे दूर पॉइंट है ये, करीब 1000-2000 मील दूर। तो ऐसी जगह पे कोई शिपिंग भी नहीं होती, आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता और आपको पूरी तरह अपने आप पे रिलाई करना होता है। उसमें भी कुछ चीज़ें टूटती गई है तो होता है, बट ऐसे ही रिपेयर कर करके आगे चलता रहा और फाइनली केप हॉर्न पहुंचा। ये साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। सो इसको एवरेस्ट ऑफ ओशन सेलिंग बोलते हैं। हे म्हणजे पृथ्वीचं टोक म्हटल्यासारखं आहे, त्याच्या दुसऱ्या बाजूला अंटार्क्टिका आहे फक्त, आणि खूप गार असतं, 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 5-6 मीटरच्या लाटा। Next stop was Falklands.
पोर्ट स्टैनली इन फॉकलैंड आइलैंड्स, ब्यूटीफुल आइलैंड. 7.5 लाख शीप, 7.5 लाख मेंढ्या आणि 3,000 माणसं असा तिकडचा सेन्ससचा आकडा आहे. तर खूप प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. 10 मिनट ड्राइव करो तो ऐसे पेंगुइन्स नज़र आते हैं आपको. वहाँ पे मेरे ख्याल से मैं पहला ही इंडियन था जो वहाँ पे पहुँचा था ऐसे बोट पे. तो गवर्नर साहब ने आके खैर 3,000 लोग जब होते हैं तो गवर्नर साहब भी ढूंढ रहे होते हैं किसी को मिलने के लिए. नहीं, सो रॉयल नेवी ने, ये ब्रिटिश नेवी है, उन्होंने अच्छी तरह मुझे एस्कॉर्ट किया अंदर और फिर बाहर जाते वक्त. और फिर मेरा अगला लेग शुरू किया अक्रॉस द अटलांटिक. अगेन नो लैंड इन बिटवीन, बट अभी मैं थोड़ा नॉर्थ में आ रहा था, थोड़ा वेदर अच्छा हो रहा था, ठंड कम हो रही थी. केप टाउन पहुंचा. बहुत ही सुंदर शहर है. पहले भी जा चुका था वहाँ पे, साउथ अफ्रीकन नेवी के साथ सेलिंग की हुई थी. तो दोस्त लोग, पुराने दोस्त साउथ अफ्रीकन नेवी के आए देखने के लिए. सील्स दिखते हैं वहाँ पे काफ़ी. ये बिल्कुल जेटी पे जहाँ बोट खड़ी हुई थी वहाँ की फ़ोटो है. और पास जाता तो मेरा हाथ काट लेता है. और ये करीब 150-200 किलो इनका वज़न होता है. और ऑब्वियसली इंसान, आदमियों को ये नहीं पसंद करते. तो ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं. केप हॉर्न, केप ऑफ गुड होप, हमने सब ज्योग्राफी के बुक्स में पढ़ा है. वास्को द गामा राउंडेड द केप ऑफ गुड होप एंड केम टू इंडिया. सो दैट इज़ द केप ऑफ गुड होप. केप टाउन से निकला. लास्ट लेग सबसे लंबा और डिस्टेंस वाइज और डे वाइज ऑल्सो, क्योंकि अभी जैसे मैं इक्वेटर विषुववृत्त के पास आ रहा था, स्पीड कम हो गई, हवा कम हो गई और एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई. मेरी जो गॅस सिलेंडर थी वो खत्म हो गई. तो आय हॅड, माझ्याकडे धान्य वगैरे भरपूर होतं, डाळ वरण भात बनवायला सगळं काही सानिध्य होतं, पण गॅस नव्हता शिजवायला. तर शेवटचे काही दिवस रॅशनिंग करायला लागलं. आणि ज्या दिवशी मुंबईत पोचलो त्या दिवशी फक्त शेवटची चॉकलेट संपवली. अगले दिन के लिए कुछ बचा नहीं था. सो क्रॉस मॉरिशस नेक्स्ट एंड ऑन 19th May 2010 चुपचाप रात को अंधेरे में मैं नेवल डॉकयार्ड में आ गया. प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि वाइस प्रेसिडेंट वाज सपोज टू रिसीव मी, और वाइस प्रेसिडेंट को नेवी ने 22 तारीख की डेट दी थी. मैं तो जल्दी आ गया, तो मैं चुपचाप इधर आ गया और किसी को बताया नहीं नेवी ने. और फिर 22 तारीख को बिफोर द सिटी वोकअप, सगळे जागे व्हायच्या आत, सूर्योदयाच्या आधी, आय वेंट आउट अगेन and I came back with that big flag and all that. So you have to do those sort of things because क्योंकि सेल बोट में आप बता नहीं सकते आप कब पहुंचोगे. जब हवा चलेगी तो आपकी बोट चलेगी, और हवा कम होगी तो आपकी बोट धीरे चलेगी, हवा बंद होगी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी, और इसका कोई भरोसा नहीं होता. सो ये हो गया मेरा जो ट्रिप था सागर परिक्रमा, जिसके लिए मैंने नेवी के लिए को वॉलंटियर किया था. जब मैं ये सब प्लानिंग कर रहा था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि किसी से बात नहीं की थी इसके बारे में. मैंने सोचा था कि जब मैं ये ट्रिप ख़त्म करूँगा, मेरे बाद कोई ऐसा होना चाहिए जिसको मैं ये सब सिखा सकूँ, जिसको मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा हो, और ये सारा सिलसिला आगे चलना चाहिए. बार बार लोगों ने नई चीज़ें इन्वेंट करने से अच्छा वो एक्सपीरियंस पे और आगे बढ़ना चाहिए. एडमिरल आउटी को भी ये आइडिया बड़ी पसंद आई और हमने सोलो नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन का प्लान किया. सो विद इन 6 months ऑफ सेलिंग, फिनिशिंग माई ट्रिप, वी सेल टू केप टाउन for a race from Cape Town to Rio. I came back this trip with a crew now, और 3 नेवल ऑफिसर्स के साथ, और वो ट्रिप उनको ट्रेनिंग देने के लिए थी. उसके बाद वापस आए. फिर अभिलाष टॉमी को मैंने हेल्प किया. अभी आजकल न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, ही वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम द सी ऑन हिज ट्रिप, बट दिस ट्रिप वेंट ऑन वेल फॉर हिम एंड ही डिड द ट्रिप नॉन स्टॉप
अराउंड द वर्ल्ड. मुंबईहून सुरू केलं आणि परत मुंबईलाच येऊन संपवली त्यांनी. सो इट इज नाईस टू सी समवन यू आर ट्रेन डू समथिंग बेटर दॅन यू. Then the next trip was, last slide please. The next trip was Cape to Rio race 2014. What was different in this was for the first time we had a woman officer with us. पहली बार नेवी में कोई भी लेडी सेल बोट पे इतना लंबा सफ़र कर रही थी. नेम इज कमांडर श्वेता कपूर. So that was the beginning of the women sailing, so to say. उसके बाद मैं खुद सेलिंग करने गया. येलो ड्रेस जैकेट पहन के जो हैं, ही सर रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन, ब्रिटिश पर्सन. 1968 में इन्होंने, ये दुनिया के पहले आदमी हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन किया. इंग्लैंड से निकले और इंग्लैंड में ख़त्म की थी. और ये चीज़ कई लोगों को इंडिया में पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता थी भाई. ये जब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इन्होंने जिस बोट में सेलिंग की वो बोट बॉम्बे में बनी थी between 63 and 65. So that is the heritage we have. Unfortunately we don't know about it. मुझे बाद में उस बोट पे भी सेल करने का मौका मिला कई बार, इंग्लैंड से फ्रांस और बैक कैसे. और फिर उनके साथ उसके बाद और एक ट्रिप किया. ये दूसरी बोट है वॉल्वो 70 रेसिंग बोट, फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू अक्रॉस द अटलांटिक बेसिकली. नेक्स्ट. और फिर द बेस्ट थिंग आई डिड इन द नेवी, 6 वुमेन ऑफिसर्स को जिनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने पहला इंडिया का सर्कम नेविगेशन किया है विद एन ऑल वुमेन्स टीम. और इस मई में उन्होंने ख़त्म किया ये. और इन्होंने कभी इसके पहले, जब से ये 3-4 साल पहले तक इन्होंने कभी सेलिंग नहीं की थी. एक लड़की तो मणिपुरी है, उसने कभी समुंदर तो छोड़िए, उन्होंने कभी नारियल का पेड़ भी नहीं देखा था. सो बिल्कुल ही समुंदर से दूर रहने वाली लड़कियां, मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने 3-4 साल में ट्रेनिंग करके ये सर्कम नेविगेशन पूरा किया. एंड दे बिकेम द फर्स्ट टीम टू डू इट. एंड देन अभी 2 महीने पहले आर्कटिक में गया था, ग्रीनलैंड में, सर रॉबिन नॉक्स जॉन्स्टन के साथ ही. We can have the video, I think. So उनके साथ सेल करने हम लोग आइसबर्ग्स वगैरह देखते हैं पिक्चरों में, पहली बार मुझे भी देखने को मिले. और एक जगह पे उसके नीचे जाके डाइविंग भी की और बड़ा नया एक्सपीरियंस था. सो ऐसे सेलिंग के सिलसिले चलते रहते हैं. और उसके साथ साथ मौका मिलता है लोगों को और भी ट्रेन करने का. थैंक यू. अभी मैं स्टेज में एक ऐसे देश की बेटी को इनवाइट करना चाहूँगा. लेफ्टिनेंट कमांडर राजेश्वरी कोरी 13 साल भारतीय नौसेना में थी और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने सार्क कंट्रीज आप देखते हैं कि पहली महिला है जो किसी युद्ध पोत में, वॉरशिप में पोस्टिंग हुआ था. अभी सिविल डिफेंस के कमांडेंट हैं महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट के अंडर में. मैं उनको आमंत्रित करूंगा इस मौके पर. सिर्फ दो शब्द बोले. राजेश्वरी कोरी. शुक्रिया कमांडर ओझा सर. आदरणीय महापौर श्री महादेश्वर जी, कर्नल सुंदरेशन सर, कैप्टन दिलीप धोंडे सर, श्री सतपाल जी और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा शत शत नमन. आज़ादी हमें कभी मुफ्त में नहीं मिली है. हमारे बहुत से योद्धा अपनी जान दे के, अपने अंगों को खो के इसकी कीमत चुकाई है. इस बलिदान की तुलना नहीं की जा सकती. मैं बहुत आभारी हूं कमांडर ओझा सर की कि उन्होंने यह फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखकर समाज और देश को यह जताने की कोशिश की है कि हमारे वीर योद्धा हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. ओझा सर मेरे सीनियर थे फौज में जब मैं जंगी जहाज आईएनएस ज्योति पे तैनात थी.
जंगी जहाज की पोस्टिंग मुझे ऐसे ही नहीं मिली। उन दिनों महिलाओं को फौज में अफसर बनना ही एक बहुत बड़ी बात थी। निरंतर हर महिला अधिकारी को अपनी सक्षमता का परीक्षा देना पड़ता था। यदि कोई महिला अधिकारी ट्रांसफर हो जाए या बदली हो जाए तो उनकी भूमिका, काम करने की इच्छा, निपुणता चेक की जाती थी। सैल्यूट देने में भी हिचकिचाहट होती थी। पर एक बार जब अपने आप को उन्होंने सिद्ध कर दिया तो हर पोस्टिंग मजेदार रही। हर जगह पे अच्छी टीम मिली, काम करने में बहुत मजा आया, देश विदेश में नाम कमाया। मैं दिलीप दोंडे सर को बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने 6 महिलाओं को एम्पावर किया। और इसी फौज के 13 वर्षों के काम करने की वजह से आज मुझे महाराष्ट्र शासन में एक माजी फौजी की हैसियत से नागरिक संरक्षण में उप नियंत्रक के हैसियत से काम मिला है। नागरिक संरक्षण एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। महाराष्ट्र शासन की ओर से एक सामाजिक कल्याण केंद्र जो जंग के समय में आपत्ति के दौरान समुदाय को संरक्षण देने का काम करती है। यहाँ फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, CPR इत्यादि सिखाया जाता है। गैर लड़ाकों को बचाया जाता है। मेरा एक ही नारा है कि नागरिक संरक्षण के जरिए मैं अपने देशवासियों को ये सिखाऊं कि 26/11 नहीं दोबारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब मैं ऑनरेबल मेयर सर और आज के सभी मुख्य अतिथि को स्टेज में आने के लिए निमंत्रण दूंगा। साजिद हुसैन जी, गुप्ता जी, कमांडर चौहान, कमांडर RP गुप्ता, कैप्टन दिलीप दोंडे, कर्नल सुंदरेशन सर, वेंकटरमन सर प्लीज, कैप्टन सूरी, लेफ्टिनेंट कमांडर राजेश्वरी कोरी प्लीज, कमांडर इंद्रजीत पकरासी, विंग कमांडर राजेश उपाध्याय, VP HR JSW ग्रुप नवीन कुमार जी प्लीज। नवीन, आज इस पावन अवसर पर हमने कोशिश की है समाज की जागरूकता दिव्यांगों के बारे में करें, और हमारे तरफ से एक छोटा सा कोशिश है, छोटे तोहफे हैं इन सब गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए, जिनका भी नाम एक से एक मैं बताना चालू करूंगा। सबसे पहले मैं नाम लूंगा लांस नायक साजिद हुसैन जी का, जिन्होंने 2016 में ऑपरेशन रक्षक आमतौर में जम्मू एंड कश्मीर में एंटी टेररिस्ट आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ा जाता है उसको ऑपरेशन रक्षक बोला जाता है। इसमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में माइन ब्लास्ट में इन्होंने अपना पैर खोया है। तो लांस नायक साजिद हुसैन जी कृपया हैं। Mayor sir, I'll request you if you kindly. Sir, check कर। हाँ भाई। वो चेक का इधर दे।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सूबेदार VSR गुप्ता जी को, जो 6 फील्ड रेजिमेंट के निवृत्त आर्मी जवान हैं। ये भी औपरक्षक में सन 2000 में माइन ब्लास्ट में इंजर्ड हुए थे। गुप्ता जी। हमारा अगले अतिथि है कैप्टन दिलीप दोंडे सर। सर प्लीज कम फॉरवर्ड। लेफ्टिनेंट कमांडर राजेश्वरी कोरी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इसी वर्ष भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लेफ्टिनेंट कमांडर राजेश्वरी को यशस्विनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदरेशन सर, इनके लिए जोरदार तालियां। 42 किलोमीटर सेक्टर 10 खारगर से सुबह 3 बजे निकले हैं। कमांडर RP गुप्ता, कमांडर RP गुप्ता सर भूतपूर्व नेवी के कमांडर हैं। इन्होंने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विराट, जो अभी डिकमीशन हुआ, इंग्लैंड से भारत में लेके आए थे। उनके प्रथम गनरी अफसर थे कमांडर RP गुप्ता। कैप्टन संकेत सूरी, कैप्टन संकेत सूरी आर्मी में 7 साल रहे, सियाचिन में रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं। एक ट्रेंड स्नाइपर थे आर्मी के, और मुझे गर्व है कि ये मेरे बैचमेट हैं एनडीए के। अभी सान मार्को एशिया के इंडिया हेड हैं, और ये हमारे डोनर भी रहे हैं इस इवेंट पर। विंग कमांडर राजेश उपाध्याय, राजेश उपाध्याय 23 साल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं, फ्लाइट कंट्रोलर रहे हैं। अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन बनाने की इनकी इच्छा है। बहुत ही सजे हुए एस चेस ट्रेनर हैं, तो किसी को भी चेस सीखना हो, राजेश उपाध्याय जी हमेशा हैं। कमांडर प्रवीण चौहान,
के कंपनी सारेगामा इस देश का सबसे पुराना रिकॉर्डिंग कंपनी है। ये लेबल आरपी संजीव गोयंका ग्रुप की है। 1901 में ये कंपनी ने पहली बार देश में गाना रिकॉर्ड किया। अब मैं U2 रन के वेंकटरमन जी को इनवाइट करना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदरेशन एंड U2 रन के वजह से आज का मैराथन हो पाया। U2 रन के वेंकटरमन जी सिर्फ मैराथन्स के स्पेशलिस्ट हैं। इनकी कंपनी महाराष्ट्र में जितने बड़े मैराथन आप जानते हैं इन्हीं के कंपनी का देन है। ये मैराथन प्रमोट करते हैं पूरी महाराष्ट्र में। आज सवेरे इन्होंने 2 बजे को उठकर 3 बजे आए थे खारघर। पूरा खारघर से के यहाँ पर मेरे दौड़ने के स्पीड में अपनी गाड़ी चलाते हुए आए हैं। दौड़ना आसान है, लेकिन गाड़ी इतना धीरे चलाना आसान नहीं है। तो और खुद कलीना में रहते हैं, तो कलीना से खारघर ड्राइव करके आए, फिर वहां से सर को लेके आए। थैंक यू सर। सूर्यकांत नाडे जी आइए। आज के तारीख में अपंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर। इनकी बहुत बड़ा योगदान है आज के प्रोग्राम के लिए, जो हम इतने दिव्यांग बंधुओं से मिल पाए हैं। ये सूर्यकांत नाडे जी का कोशिश है और आप सबका प्यार है इनके लिए कि इनके कहने पे आप सब आए हैं। जोरदार तालियां। श्रीमती मीनाताई मैम, उपनेता शिवसेना। जयश्री मैम। श्री रविंद्र मिर्लेकर सर, उपनेता शिवसेना। श्री पांडुरंग सकपाल सर। सर आपके लिए सब कुछ। अब मेयर सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। युवा विजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तेजू प्लीज कम ऑन स्टेज। तेजेश, प्रथमेश प्लीज कम। अब मैं पांडुरंग सकपाल सर को और कमांडर चौहान सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनरेबल मेयर को गिफ्ट दें। त्यानिमित्ताने व्यासपीठावर सगळे मान्यवर, सगळेच अति मान्यवर आहे, त्यामुळे सगळ्यांची नावं घेणं
कठीणाई त्यात वेळ झाल्याने समोर उपस्थित अनेक दिव्यांग बंधू भगिनींनो, धोंडे साहेबांनी या ठिकाणी जे त्यांच्या जीवनामध्ये कशा पद्धतीने सेलवरती काम केलं ते सांगितलं. खरंच ते म्हणजे एकदम हिरोईक अशा प्रकारचं काम आहे. आणि आपण जेव्हा सिंहावलोकन करतो आपल्या जीवनाकडे तेव्हा वाटतं बऱ्याचशा गोष्टी राहून गेल्या आहेत. मी आता सकपाळ साहेबांना बोललो की अरे आपल्याकडून तर या तर गोष्टी राहूनच गेल्यात. तर आमचा पूर्ण वेळ समाजसेवेमध्येच आमचे सगळे शिवसेनेचे ते उपनेते दोन्ही बसले आहेत, विभाग प्रमुख बसले आहेत. बरेचसा वेळच आमचा पूर्ण वेळ समाजसेवेमध्ये निघून जातो. बऱ्याचशा गोष्टी करायच्या राहून जातात. आणि जेव्हा का मागे वळून पाहतो, सिंहावलोकन करतो, तेव्हा कळतं रे बऱ्याचशा गोष्टी राहून गेल्या आहेत. आता गोव्याला जाण्याच्या संदर्भामध्ये सकपाळ साहेबांनी धोंडे साहेबांकडनं अनुमती घेतली आहे. तर मी म्हणलो ठीक आहे, अनुमतीच्या आधी आपल्याला ट्रेनिंगची गरज आहे. कारण ते प्रशिक्षण जर असेल तर फक्त काय आपण काय ट्रिपला जातोय असं नव्हे. कारण अशा ठिकाणी अशा त्या जहाजामध्ये बसून जाणं, ते शिडाचं जहाज, सगळं काय ते वाऱ्यावर हवेवर अवलंबून असतं असं सांगितलं. आणि म्हणून म्हटलं जातं आपलं जर ध्येय पक्क असेल तर बरोबर त्या ठिकाणी पोहोचतो. आणि आपण योग्य ठिकाणी पोहोचलात. द विंड मे ब्लो फ्रॉम एनी डिरेक्शन बट द डिरेक्शन इन विच यू गो डिपेंड्स ऑन हाऊ यू सेट द सेल्स. आणि ते तुम्ही व्यवस्थित सेल केलं आणि त्यामुळे तुमच्या इप्सित स्थळी आपण योग्य वेळेला आणि योग्य ठिकाणी पोहोचला. आज या ठिकाणी अनेक दिव्यांग आहेत. दिव्यांगांचा ती माणसं आहेत या समाज व्यवस्थेतली, या देशातली. त्यांनाही तोच सन्मान मिळाला पाहिजे, त्यांनाही तोच रिस्पेक्ट मिळायला हवा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून मुंबई महापालिका तर काम करतेच आहे. राज्य शासनाचं सुद्धा दिव्यांगांबद्दलचं धोरण काल परवा चाललंय. धोरणं येतील, त्यांना मदतही होईल, त्यांचं सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातील. परंतु प्रत्येक व्यक्तीने हे माझे बांधव आहेत, हे माझ्या भगिनी आहेत, आमच्यातलेच ते आहेत, अशा प्रकारच्या चांगुलपणाच्या भावनेने त्यांच्याकडे पाहण्याची गरज आहे. तरच ती माणुसकी त्या दिव्यांगांपर्यंत पोहोचेल. आणि त्यांना तो एक आंतरिक अशा प्रकारचं, ठीक आहे त्यांच्यावरती तशा प्रकारची जरी वेळ आलेली असली तरी त्यांची जिद्द जबरदस्त आहे. मी अनेक जण पाहिले त्या जिद्दीने ते काम करतायत. आणि म्हणून जे सक्षम आहेत शारीरिकदृष्ट्या त्यांनी दिव्यांगांकडे अत्यंत सहानुभूतीने, संवेदनशील मनाने पाहण्याची खूप मोठी गरज आहे. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आम्ही अपंगांसाठी जे जे शक्य होईल त्यांच्या सबलीकरणासाठी, सक्षमीकरणासाठी ते करतोय. आम्ही त्यांना दुचाकी वाहनांसाठी व्यवस्था केली आहे. किंबहुना जवळजवळ आता 300 अपंगांना झेरॉक्स मशीन देणार आहोत. जवळजवळ 3 कोटींची प्रोव्हिजन केली. आजच्या सामन्यामध्येच ती बातमी कालच मी माहिती दिली आहे. अर्थात या झाल्या त्याला उभं करण्याच्या गोष्टी. शासनाचं धोरण जाहीर झालं आहे. परंतु तुम्ही आम्ही प्रत्येकाने त्यांच्याकडे चांगुलपणाने, आपली माणसं आहेत, ज्या सीमेवर लढणारे जवान आहेत. आज आपण सुरक्षित बिनधास्त झोपतो आहोत, परंतु सीमेवर लढणारे जे सैनिक आहेत, आज अंटार्क्टिका आता आपण पाहिलं, शाळेमध्ये शिकतेवेळी आणि शिकवतेवेळी अंटार्क्टिका आणि तिथला बर्फाच्छादित प्रदेश आणि तिथे कमी असलेला ऑक्सिजन या संदर्भातली माहिती आपण घेतो, शिकतो, शिकवतो. परंतु प्रत्यक्षात तिथे आम्हाला कधी जाण्याचा तसा योग आला नाही. ते अवघड काम आहे. आणि आपल्यासारख्या लोकांनी आज नेव्हीची सगळी टीम देशरक्षणासाठी, आपले जवान, ही नेव्ही जसं जमीन महत्वाची आहे तसं पाणी. 26/11 आता कुरे मॅडमनी सांगितलं, 26/11 घडलं. अशा घटना घडता कामा नाहीत. आणि म्हणून तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हेरलं होतं आणि म्हणून तटबंदी त्यांनी मजबूत ठेवली होती. आणि तशा प्रकारचं काम आज आपलं नेव्ही, आपले सैनिक करतायत. आणि मग हे सगळं लढत असतेवेळी कित्येक जण शहीद होत आहेत, कित्येक जण त्यातून त्यांचं एखादं शरीराचा भाग निकामी होतोय. अशा प्रकारचे दिव्यांग आहेत, त्यांच्याकडे आपण अत्यंत सहानुभूतीने पाहायला पाहिजे. खूप चांगल्या पद्धतीचा उपक्रम आपण या ठिकाणी युवा व्हिजन आणि अनेक
हे सगळे सामाजिक आणि आमचे शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी, गुप्ता साहेब खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सूत्रसंचालन करतायत. सूत्रसंचालनच खूप महत्त्वाचं असतं. म्हटलं जातं वक्ते 2 असतील तर सूत्रसंचालक जवळजवळ दुसऱ्या 2 वक्त्यांचं भाषणाचं काम करतो, म्हणून 4 वक्ते आहेत असं समजायचं आणि वेळेचं नियोजन करायचं. मला वाटतं मी जास्त बोलतोय आणि म्हणून मला वाटतं वक्त्याला आणि नेत्याला कुठे थांबायचं हे कळावं लागतं, म्हणून मी घड्याळ पाहिलं आणि मी थांबतोय. सगळ्या दिव्यांगांना खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही जिद्दीने काम करत राहा, येणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जा आणि या समाज घटकातील प्रत्येक माणसाने आपल्याकडे सहानुभूतीने पाहावं. सहानुभूती म्हणजे फक्त पोकळ सहानुभूती नव्हे, ती सुद्धा आपली माणसं आहेत, यांनाही तोच अधिकार आहे. त्यांनी प्रत्येकाने आपली कर्तव्य पार पाडली पाहिजे, त्या भूमिकेतून प्रत्येकाने पाहायला पाहिजे. पुनश्च एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक या ठिकाणी राहिले आहेत ज्यांनी पहिल्यापासून सूत्रसंचालन केलं आणि जे सतत आमच्या मागे होते, कमांडर ओझा साहेब, अंशुमन ओझा. खरं म्हणजे देशभक्तीचं काय असतं ना, ते अंशुमन ओझांकडून आम्ही शिकलो आणि म्हणून आज इकडे सूत्रसंचालन ज्यांनी केलं आणि कशाचीही अपेक्षा न ठेवता अगदी पहाटे 6 वाजल्यापासून या ठिकाणी उभे आहेत. मी महापौर साहेबांना विनंती करेन की आपण ओझा साहेबांचं हे स्वागत आपण करावं, त्यांचा सत्कार करावा, त्यांचा सन्मान करावा. त्याचप्रमाणे बिग इव्हेंट मॅनेजमेंट जे आहे, ती बिग इव्हेंट मॅनेजमेंटचे तेजस सतपाळ, युवा विजनचे प्रथमेश सतपाळ, त्यांची पूर्ण टीम आणि शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, त्याच्यामध्ये आमचे शाखा प्रमुख आहेत, उपप्रमुख आहेत, आमच्या महिला सर्व पदाधिकारी आहेत, ह्या सगळ्यांनी देखील या कार्यक्रमाला फार मोठा हातभार लावला. अपंग सहाय्य सेनेचे अध्यक्ष सूर्यकांत लाडे आहेत, आमचे कदम आहेत, ह्या सगळ्यांनी ह्या दिव्यांगांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून त्यांचे देखील मनापासून आभार. यानंतर युवा विजनतर्फे मी प्रथमेश सतपाळ यांना विनंती करतो की आपण आभार प्रदर्शन करावं. सर्वांना नमस्कार. आज जागतिक दिव्यांग दिवसानिमित्त जी आपण ही आज रॅली ऑर्गनाईज केलेली, त्या रॅलीसाठी उपस्थित आपले मुंबईचे महापौर महावडेश्वर सर, कॅप्टन दिलीप दोंडे सर, लेफ्टनंट कर्नल सुंदरासन, श्री सूर्यकांत लाडे, इस्लाम जिमखानाचे मिस्टर शेख, सारेगमपचे दुर्गेश शिंदे, JSWचे मिस्टर नवीन कुमार, आपण आज आणि स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर, आज आपण जे या कार्यक्रमासाठी आज आपण इकडे सर्वजण उपस्थित राहिलात. खरं तर आमची एक संस्था आहे, एक NGO आहे युवा विजन नावाची, आणि आम्ही नेहमी आम्ही युवकांसाठी काही ना काहीतरी आम्ही कामं करत असतो. एखादा विद्यार्थी असतो, एखाद्या विद्यार्थीला काहीतरी आयुष्यात काहीतरी करण्याची इच्छा असते, तर त्या माणसाच्या, त्या विद्यार्थ्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आम्ही ही आमची NGO आम्ही स्थापन केली. आमचं एक NGOचं टॅगलाईन आहे, फॉर द यूथ, बाय द यूथ आणि ऑफ द यूथ. जिकडे जिकडे युवकांसाठी आम्हाला काही पण करता येईल तिथे आम्ही नेहमीच आमचा सहयोग राहत असतो. गेल्या आठवड्यात लाडे साहेबांना आम्ही जेव्हा भेटलो, लाडे सर आलेले शाखेमध्ये, तेव्हा असा विषय निघाला की ते मला म्हणाले की हा तुमची NGO आहे तर आपण या कार्यक्रमासाठी मदत करू शकतो, या कार्यक्रमासाठी आपण काहीतरी एक हातभार लावू. म्हणून आम्ही एक इव्हेंट करायचा हा ठरवला की या दिवसानिमित्त आपण सर्व इकडे जे उपस्थित आहात, आपण आपल्या आयुष्यामध्ये भरपूर चांगली कामं करत आहात, त्यासाठी एक आम्हाला तुमची एक आपुलकी म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम इथे आयोजित केलात आणि त्या कार्यक्रमासाठी आपण एक भरभरून उपस्थिती इकडे दाखवलीत. त्यासाठी सर्वांचे मनापासून आभार बोलून माझे मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आता मी एक विनंती करतो की जे पुढच्या रांगेत जी 10 लोक बसली आहेत त्यांनी जरा पुढे यावं. सर्वांना इथे गिफ्ट देण्यात येणार आहेत, पण पहिली जी 10 लोक जी बसली आहेत समोर त्यांनी जरा पुढे इकडे यावं प्लीज. बाकीच्यांनी जाग्यावरच थांबावं, त्यांना तिकडे येऊन त्यांना गिफ्ट देण्यात येईल. तुम्ही या फक्त, बाकी सगळे कोणी उठून या तुम्ही या पुढे, चेअर पुढे गाडी पुढे या रे, पुढे मॅमला सेंटरमध्ये ठेवा ना. सेंटर
बाकी अशी आहे. सांगतोय ना पुढे वाडेकर सुभाष चला बाकी जण नाही भेटत तर जागेवरती बसून घ्या. पुढे घ्या. हे बघ पुढे घ्या. एक मिनिट. मॅडम उभे राहा. मॅडम उभे राहा. मॅडम उभे राहा. सेक्रेटरी मेरे लिए गीतमाला सिर्फ हिट प्रोग्राम नहीं है, वो मेरी शख्सियत, मेरे वजूद का एक हिस्सा है. और आज 50 वर्षों का वो तमाम 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें. मेरे लिए गीतमाला सिर्फ हिट प्रोग्राम नहीं है, वो मेरी शख्सियत, मेरे वजूद का एक चलो स्टार्ट. जागतिक दिव्यांग दिन 3 डिसेंबर आपको सब ऐसा मिलेगा समाजामध्ये इधर त्याला मन आहे, त्याला भावना आहे, त्यांना अधिकार आहे आणि म्हणून त्यांचा सन्मान केला पाहिजे. प्रत्येकाने त्याला जे जे शक्य आहे ते सहकार्य प्रत्येकाने करायला पाहिजे. ते आपल्याच या समाज क्षेत्राचा एक भाग आहे. त्या दृष्टिकोनातून युवा विजन या संस्थेने कार्यक्रम या ठिकाणी रेडी आहे. त्यांचा सन्मान करण्याचा अशा प्रकारचा दिव्यांगांचा मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून दरवर्षी हे जे दिव्यांग असतात त्यांचं सक्षमीकरण कशा प्रकारे करता येईल प्रयत्न करतो. चाकरी देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. किंबहुना यावर्षी आम्ही त्यांना झेरॉक्स मशीन देतो आहे जवळजवळ 300 दिव्यांगांना. त्या माध्यमातून ते दिव्यांग स्वतःची उपजीविका करू शकतो. नमस्कार. या प्रश्नच नाही. बस एक सर एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं फोन कर कॉल करता हूं. ये देश है वीर जवानों का, मस्तानों का. देश में यारो, इस देश का यारो क्या कहना, क्या कहना. सारे जहां से हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले आप लोग इसको पकड़ लीजिए मैम, दोनों भी पकड़ लीजिए. सामने रखिएगा. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले जिसके ये गुलसिता हमारा.
हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद। जय हिंद।